ज़ोया और आर्यन को लग रहा था कि ये सफ़र एक छोटी सी फैमिली विज़िट जैसा होगा। एक ऐसी फैमिली जहाँ थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस होगा, पुरानी यादें होंगी और शायद कुछ कहानियाँ। पर उन्हें नहीं पता था कि कुछ यादें या तो कभी पुरानी होती ही नहीं हैं या फिर उन्हें याद रखना खुद एक बहुत बड़ी सज़ा बन जाती है। एक शाम जब ज़ोया अपने कमरे में बैठी थी, उसके घर के दरवाजे के नीचे से एक पीली पुरानी सी चिट्ठी आई। कोई स्टैम्प नहीं था, सेंडर का नाम नहीं था, सिर्फ एक हैंडराइटिंग थी, काँपती हुई, जैसे लिखने वाला हर लफ्ज़ के साथ डर रहा हो। बच्चों को ले आओ, अब वक्त आ गया है, घर तुम सबको याद कर रहा है। ज़ोया के हाथ ठंडे पड़ गए। घर? उसने धीरे से कहा। उसकी माँ ने जब ये चिट्ठी देखी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो चिट्ठी को ऐसे देख रही थी जैसे कोई मुर्दा चीज़ हो। तुम वहाँ नहीं जाओगी, उसकी माँ ने तुरंत कहा। पर आर्यन, जो सब सुन रहा था, चुप नहीं रहा। पर माँ, नाना नानी तो तुम्हें देखना चाहते हैं ना? उसने एक लाइन के बाद कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। माँ ने आर्यन को देखा और धीरे धीरे से बोली, कभी कभी जो हमें याद करते हैं ज़रूरी नहीं कि वो ज़िंदा हो। 2 दिन बाद ज़ोया और आर्यन निकल पड़े। उनके पास एक छोटा वीडियो कैमरा था। आर्यन का ऑब्सेशन था कैमरा। वो सोच रहा था कि एक इमोशनल फैमिली डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, लॉस्ट फैमिली रीयूनाइटेड। उसने नाम भी सोच लिया था। पर जैसे जैसे ट्रेन शहर से दूर होती जा रही थी, वैसे वैसे हवा भी बदल रही थी। खिड़की के बाहर ना कोई सीनरी थी, ना कोई गांव की ज़िंदगी, सिर्फ खाली ज़मीन और दूर तक फैला हुआ धुंध। आर्यन ने कैमरा ऑन किया, पर रिकॉर्डिंग में सिर्फ सफ़ेद आवाज़ें आई रह रही थी। जब ट्रेन रुकी तो स्टेशन बिल्कुल मुर्दा जैसा लग रहा था। वहाँ पर ना तो कोई लोग दिखे, ना कोई चाय वाला, ना ही कोई अनाउंसमेंट। सिर्फ एक बुज़ुर्ग आदमी प्लेटफॉर्म के कोने में खड़ा था। ज़ोया ने देखा, वो उन्हें देखकर मुस्कुराया, पर वो मुस्कुराहट नॉर्मल मुस्कुराहट नहीं थी, जैसे किसी ने अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती उस स्माइल को चिपका दी हो। वो उनके पास आया और बोला, चलो, घर दूर नहीं है। आर्यन ने कैमरा जूम किया, पर स्क्रीन पर उस बुज़ुर्ग का चेहरा थोड़ा सा ब्लर हो गया, जैसे कैमरा उसको कैप्चर ही नहीं कर पा रहा हो। गाड़ी जंगल के रास्ते से जा रही थी। वहाँ ड्राइवर नहीं था, सिर्फ नाना थे। ज़ोया ने नोटिस किया, नाना एक बार भी रेयर व्यू मिरर में नहीं देख रहे थे। आर्यन ने धीरे से पूछा, हम कितनी देर में पहुँच जाएंगे? नाना ने जवाब दिया, बस इतना बोला, जब तुम भूल जाओगे कि तुम कहाँ जा रहे हो। ज़ोया ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, लेकिन वो नॉर्मल बिल्डिंग जैसी नहीं थी। उसकी दीवारें सांस लेती हुई लग रही थी, जैसे हर पल वो खुद को करीब आता देख रही हो। दरवाज़ा खुला और अंदर से नानी निकली। वो मुस्कुराई, पर उनकी आंखें मुस्कुरा नहीं रही थी। वो सिर्फ देख रही थी, बिना कोई पलके झपकाए। और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आ गए तुम, कितने बड़े हो गए हो। रात होने से पहले ही आर्यन ने कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, पर स्क्रीन में कुछ अजीब था। पीछे हवेली के अंदर एक परछाई चल रही थी, पर जब वो पलटा, वहाँ कोई नहीं था। ज़ोया ने धीरे से बोला, हम यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। पर तभी हवेली के अंदर से किसी ने हल्का सा दरवाज़ा बंद किया और सब कुछ चुप हो गया। रात होने वाली थी और हवेली अब उन्हें अपना बना रही थी, या शायद उन्हें कैद कर रही थी। रात हवेली पर गिर चुकी थी और जैसे ही अंधेरा गहरा हुआ, हवा का रंग भी बदल गया। अब हवा चलती नहीं थी, सिर्फ गुजर जाती थी, जैसे किसी ने उसे रोका हुआ हो। ज़ोया और आर्यन को उनके कमरे में भेज दिया गया। कमरा बड़ा था,
पर अजीब तरीके से छोटा लग रहा था, जैसे दीवारें धीरे धीरे अंदर खिंचती जा रही थी। आर्यन ने कैमरा ऑन रखा, पर स्क्रीन पर हर बार थोड़ी देर के बाद रिकॉर्डिंग खुद ब खुद ब्लर हो जाती थी। बैटरी इशू था शायद, आर्यन ने कहा, पर जोया ने नोटिस किया था कैमरा तब भी ब्लर होता था जब वो उस डायरेक्शन में होता ही नहीं था। एक पुरानी घड़ी हवेली के कॉरिडोर में बजी उठी और उसी के साथ पूरी हवेली में एक अनाउंसमेंट जैसी खामोशी छा गई। नानी की आवाज़ आई, 9 बज गए हैं, अब कोई बाहर नहीं निकलेगा। आर्यन ने धीरे से पूछा, वो लोग भी नहीं? जोया ने उसको चुप करा दिया, पर तभी कॉरिडोर के बाहर किसी के चलने की आवाज़ें आने लगी। पर यह चलना नॉर्मल चलना नहीं था, जैसे कोई घिसट रहा हो दीवारों के साथ। आर्यन को प्यास लगी। वो चुपके से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। कॉरिडोर में लाइट्स नहीं थी, सिर्फ चांद की पतली रोशनी थी जो खिड़की से आ रही थी। और तब उसने नानी को देखा। वो कॉरिडोर के बीच में खड़ी थी, पीठ उसकी तरफ थी, पर वो आहिस्ता आहिस्ता से पूरा घूमी, एकदम बिना रुके। और उसकी हंसी हल्की सी, फिर तेज़, फिर एकदम बढ़ गई, जैसे किसी ने वॉल्यूम को कंट्रोल तोड़ दिया हो। आर्यन उस हंसी से डर गया और भागकर अपने कमरे में वापस आ गया। फिर उसके पैर के नीचे कुछ चिपक गया था, काला गीला सा निशान। जोया ने सुबह नोटिस किया, बेसमेंट के दरवाजे पर एक और नया ताला लग चुका था, पर पहले सिर्फ एक था, अब 3 थे। नानी किचन में थी, मुस्कुराती हुई। बेसमेंट, वहाँ कुछ नहीं है बेटा, बस पुरानी चीज़ें हैं। पर उनके हाथ काँप रहे थे जब वो चाय गिरा रही थी। अगली सुबह नाना बाग में एक गड्ढा खोद रहे थे। जोया और आर्यन दूर से देख रहे थे। आर्यन ने पूछा, वो क्या बना रहे हैं? जोया ने जवाब दिया, शायद खेत का कुछ काम कर रहे हो। पर तब नाना रुक गए, सीधा आर्यन को देखा और बोले, कभी कभी ज़मीन को याद दिलाना पड़ता है कि उसने क्या छुपा कर रखा है। और फिर वो वापस खोदने लगे। जोया ने अपनी माँ की पुरानी तस्वीर निकाली। उसमें नाना नानी मुस्कुराते हुए थे, पर जब उसने ध्यान से देखा, उस फोटो में चेहरे थोड़े अलग लग रहे थे। आंखें ज़्यादा गहरी, मुस्कुराहट ज़्यादा लंबी, जैसे कोई चेहरा स्ट्रेस किया गया हो। आर्यन ने कैमरा को जूम किया और कैमरा तुरंत बंद हो गया। शाम को नानी ने छुपम छुपाई खेलने को कहा। आर्यन बिस्तर के नीचे छुपा। अंदर से उसने देखा नानी उसके कमरे में आई, और फिर वो चल नहीं रहा था, वो दीवार के साथ चिपक कर स्लाइड कर रहा था, जैसे उसकी बॉडी नॉर्मल ग्रेविटी को फॉलो ही नहीं कर रही थी। आर्यन ने सांस रोक ली, और जब नानी रुक गई, वो सीधा बेड के नीचे देखते हुए बोली, मैंने तुम्हें देख लिया है। जोया घर पर फ़ोन ट्राई कर रही थी, लेकिन सिग्नल ज़ीरो था। पर स्क्रीन पर कुछ फ्लिकर हुआ और एक पल के लिए उसे दिखा कि कॉल पर माँ नहीं थी, कोई और था, कोई अनचाहा अनदेखा चेहरा, और वो बस देख रहा था। जोया ने फ़ोन डर कर गिरा दिया। रात को एक ज़ोर का धक्का बेसमेंट के दरवाजे पर लगा। ताले खुलते हुए हिलने लगे। आर्यन ने देखा और कैमरा ऑन कर दिया, और रिकॉर्डिंग में आवाज़ आई, अब वक्त आ गया है। पर ये आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी। हवेली अब उन्हें मेहमान नहीं समझ रही थी, वो उन्हें पहचान रही थी, और जो पहचान हो जाती है तब वो छोड़ती नहीं। उस रात हवेली बिल्कुल चुप नहीं थी, वो सांस ले रही थी। दीवारों के अंदर से हल्की सी घिसटने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे लकड़ी के अंदर कुछ हिल रहा हो। आर्यन ने कैमरा ऑन रखा और स्क्रीन पर लिखा था, सिग्नल लॉस्ट। पर रिकॉर्डिंग फिर भी चल रही थी, जैसे कैमरा किसी और दुनिया में रिकॉर्ड कर रहा हो। तीनों ताले एक साथ हिलने लगे। नानी कॉरिडोर के
अंत पर खड़ी थी, पर अब वो मुस्कुराती नहीं थी। उनका चेहरा बिल्कुल खाली था, जैसे उनके सारे इमोशंस मर चुके हो। नाना बाग से धीरे धीरे अंदर आ रहे थे। उनके पैर ज़मीन पर नहीं, ज़मीन उनके नीचे हिल रही थी। ज़ोया ने हिम्मत करके पहला ताला तोड़ा और दरवाज़ा धीरे से खुला और एक ज़ोरदार बदबू बाहर आई, जैसे बंद हवा में सड़ता हुआ वक्त। आर्यन ने टॉर्च जलाई, लाइट्स अंदर गई और जो दिखा उसने उनके पैर रोक दिए। बेसमेंट खाली नहीं था, वहाँ पर पुरानी कुर्सियाँ उल्टी पड़ी थी, दीवारों पर खरोच के निशान थे और ज़मीन पर लकड़ी के बने इंसान जैसे नक्श थे। पर सबसे डरावनी बात, वो नक्श हिल रहे थे, जैसे कोई उसके अंदर सांसें ले रहा हो। ज़ोया को एक पुराना रजिस्टर मिला, उसमें लिखा था साइकियाट्रिक एस्केप इंसिडेंट। 2 पेशेंट्स भाग गए। उनका आइडेंटिटी कुछ नहीं था, बस ये कि वो किसे भी मिलते हैं अपना फैमिली बना लेते हैं। आर्या ने धीरे से कहा, ये लोग हमारे नाना नानी नहीं हैं। तब बेसमेंट के अंदर से आवाज़ आई, हम कभी गलत थे ही नहीं। टॉर्च की लाइट एक कोने पर पड़ी और वहाँ 2 बॉडीज़ खड़ी थी, बिल्कुल सीधी, पर उनकी आंखें खाली नहीं थी। और धीरे से उन्होंने एक ही साथ सिर को हिलाया, जैसे दोनों एक साथ बोले, तुम लोग हमारे घर आए हो। ज़ोया के दिमाग में पुराने फ्लैशेस आने लगे, चिट्ठी, स्टेशन, गाड़ी, सब थोड़ा सा अलग लग रहा था, जैसे हकीकत कुछ ज़्यादा ही अजीब थी। आर्यन का कैमरा सडन ऑन हो गया, पर रिकॉर्डिंग में जो दिख रहा था वो हवेली नहीं थी, वो एक सफ़ेद सा कमरा था। नानी की आवाज़ कॉरिडोर से आई, तुम यहाँ पहले भी आए थे। ज़ोया फ्रीज़ हो गई। बेसमेंट की दीवार पर स्क्रैचेस से लिखा था, वी आर फैमिली, और नीचे रिपीट होता जा रहा था, वी आर फैमिली, वी आर फैमिली, वी आर फैमिली। लाइट्स फ्लिकर होने लगी। नाना स्लोली सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे, पर अब वो चल नहीं रहे थे, वो रेंग रहे थे, उल्टा। आर्यन ने ज़ोया का हाथ धरकर पकड़ लिया और बोला, दीदी यहाँ से भागो। बेसमेंट का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और अंदर से आवाज़ आई, अब तुम हमारे हो। हवेली के सारे दरवाजे लॉक हो गए और अंधेरा उनके साथ चलने लगा। दरवाजे बंद हो चुके थे, हवा भी रुक चुकी थी, पर सबसे अजीब बात थी, हवेली के अंदर अब खामोशी नहीं थी। अंदर सोच चल रही थी, जैसे दीवारें सुन रही हो और कोई फैसला कर रही हो कि आगे क्या करना है। आर्यन का कैमरा ऐसे ही अचानक ऑन हो गया, पर स्क्रीन पर हवेली नहीं थी, वही सफ़ेद रूम, वही सफ़ेद कोट में आर्यन को देख रहे थे। और एक आवाज़ आई, सीधा नहीं है। ज़ोया ने अंदर आर्यन के हाथ ज़ोर से पकड़ा। ये सब क्या हो रहा है? आर्यन का चेहरा खाली हो गया था। उसने धीरे से कहा, मैं आर्यन हूँ ना। नानी की हंसी पूरी हवेली में गूंज उठी, पर वो हंसी दूर से नहीं, उनके अंदर से ही आ रही थी। दीवारों पर वही लिखा था, वी आर फैमिली, हम कभी नहीं छोड़ते, वेलकम होम, तुम लोग वापस आ गए। ज़ोया बेहोश होकर गिर गई। उसके हाथ से चिट्ठी निकल गई और चिट्ठी अपने आप बदलने लगी, वेलकम बैक ज़ोया एंड आर्यन। बेसमेंट में दरवाज़ा खुला और इस बार कोई बदबू नहीं आई, सिर्फ हॉस्पिटल की स्टेरिलाइज खुशबू आने लगी। और अंदर जो बॉडीज़ थी वो अब नाना नानी नहीं लग रहे थे, वो हॉस्पिटल्स के पेशेंट्स थे और उनके नाम पर लिखा था ज़ोया और आर्यन। ज़ोया का दिमाग फ्रीज़ हो गया और नानी की आवाज़ आई, तुमने सोचा हमेशा तुम ही विज़िट करने आए थे, पर तुम वापस लाए गए थे
आर्यन का कैमरा ग्लिच हुआ और एक फिर फाइनल रिकॉर्डिंग दिखी। एम्बुलेंस, बारिश, एक्सीडेंट, 2 बच्चे जो बेहोश पड़े थे, फिर एक सफ़ेद लाइट। जोया धीरे से बोली, हम हॉस्पिटल में थे? नानी की आवाज़ आई, हवेली वहीं होती है जहाँ पर उसका दिमाग घूमता है। आर्यन ने पूछा, तो हम यहाँ कैसे आए? नानी ने बोला, यहाँ पर महफूज रहने के लिए खुद ब खुद तुम यहाँ आ गए। जोया ने आर्यन का हाथ पकड़ा, नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। वो भाग गए, पर हर कॉरिडोर एक जैसी जगह लग रही थी। जहाँ भी वो शुरू करते वापस वहीं आकर रुक जाते। वह वक्त वहीं रिपीट होता जा रहा था। और एक आखिरी दरवाज़ा जिसके ऊपर लिखा था बेकअप रूम। आर्यन ने हाथ लगाया और जोया ने उसको रोका, मत खोल, पर देर हो चुकी थी। दरवाज़ा खुल गया। तेज़ सफ़ेद रोशनी और एक डॉक्टर की आवाज़, शी इज़ वेकिंग अप। हार्ट मॉनिटर बीट फास्ट होने लगी। आर्यन बेड पर नहीं है, सिर्फ जोया अकेली हॉस्पिटल पर थी और आसपास टेबल पर एक कैमरा। उसमें लास्ट क्लिप चल रही थी। आर्यन कैमरा होल्ड करके मुस्कुरा रहा था, अगर तुम ये देख रही हो तो हम शायद फिर से भटक गए हैं। हॉस्पिटल के रूम के बाहर कॉरिडोर में एक पुरानी औरत खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, और उसने नर्स से कहा, नई फैमिली रेडी है। और सब कुछ ख़त्म। कुछ खातियाँ ख़त्म होती हैं, लेकिन एक नए साइकिल में चल रही होती हैं। जोया और आर्यन ने जिस शहर को अपना समझा था, वो उनके दिमाग में एक टुकड़ा था जो दर्द से बचने के लिए एक दुनिया बना रहा था। और शायद सबसे बड़ा खौफ ये नहीं था कि वो वहाँ कैद थे, बल्कि ये कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब वापस सच में आए। और शायद वो यादें वो बनाने आए थे, वो यादें उनके ख्वाब बन के रह गए और सच में वो आज़ाद नहीं रहे। एक ऐसी फैमिली का हिस्सा बन गए जो वो कभी नहीं चाहते थे।